बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज 3 मैचेस खेले गए। आज प्ले ऑफ का भी पहला मैच हुआ जिसमें हमने देखा कि नीदरलैंड ने यूएसए को 3-1 से हरा दिया। उसके अलावा 2 मैचेस और भी खेले गए जिसमें हमने कैमरून ने देखा, उन्हें ब्राज़ील को हरा के एक अपसेट किया। ब्राज़ील वन ऑफ द बेस्ट साइड, फेवरेट कहा जा रहा था, वो मैच अपना हार गया। और सेकंड मैच में सर्बिया और स्विट्ज़रलैंड का था, स्विट्ज़रलैंड ने 3-2 से अपने नाम पे किया। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं इज़हार बाजवा साहब। थैंक यू सर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू फॉर हमने जॉइनिंग अस। आपको कल पहले ही बता दिया था कि ब्राज़ील आज हार है। ये मैंने अभी जिक्र करना था आपके प्रेडिक्शन के लिहाज से। इसका साथ दे रहे हैं शहजाद बड़ाई। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ख्याल है कि मैचेस ज़बरदस्त, कांटेदार और इंटरेस्टिंग, अपसेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये क्या होता जा रहा है? मैं 98 से वर्ल्ड कप देख रहा हूँ जब से होश संभाला है। जितने अपसेट्स ग्रुप स्टेजेस में इस वर्ल्ड कप में अभी तक हुए हैं, किसी वर्ल्ड कप में आज तक नहीं हुए। आप देखें, स्पेन को जापान ने हरा दिया, जर्मनी को जापान ने हरा दिया, सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को हरा दिया, ऐसे ही है। वेल्स को ईरान ने हरा दिया, फ्रांस को ट्यूनीशिया ने हरा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और इतने ज्यादा अपसेट आज तक मैंने तो नहीं देखे कि किसी वर्ल्ड कप। इवन और बड़ी साइड का जर्मनी का बाहर होना, डेनमार्क का बाहर होना, और इसके अलावा बड़ी लंबी लिस्ट है, काफ़ी टीमें बाहर भी हो चुकी हैं। आई थिंक इसके अंदर अभी जिन टीमों के इजहार ने नाम लिए हैं उसके अंदर एशियन टीम्स और अफ्रीकन टीम्स जो हैं वो सबसे आगे समझिए। और वो उन आई थिंक दिस हैज़ बीन द वर्ल्ड कप फॉर एशियन एंड अफ्रीकन टीम्स। उन्होंने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस खेला है एंड आई थिंक उनको जो होम एडवांटेज की हम बात कर रहे थे, आई थिंक फ्रॉम द स्टार्ट वो शायद अफ्रीकन टीम्स को और मिडल ईस्ट की टीम्स को वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ है जी। अच्छा, मुझे एक आपसे ज़रूर इसमें पॉइंट लेना चाहूँगा। जो मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वेदर भी उनको हैम्पर कर रहा है, शायद यूरोपियन साइड को या अमेरिकन साइड को करेगा, क्योंकि क्लाइमेट का भी डिफरेंस तो होगा। ऑब्वियसली ये फिटनेस को भी आपके हैम्पर करता है कहीं ना कहीं। तो लगता है आपको? आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करूंगा। हमें इस वर्ल्ड कप में फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही है जी। नॉर्मली जो अच्छी साइड्स होती हैं फिटनेस तो उनकी अच्छी होती है, लेकिन वो ज़्यादा अपनी गेम क्वालिटी ऑफ फुटबॉल के ऊपर दूसरी टीम को बीट करते हैं। इस वर्ल्ड कप में जो वेदर का डिफरेंस है, और चूंकि ये वर्ल्ड कप नवंबर के महीने में हो रहा है और विद इन द डोमेस्टिक कंपटीशन सीजन के मिड सीजन ब्रेक के दौरान हो रहा है, तो फिटनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नज़र आ रहा है। बट आई थिंक द फैक्ट दैट एशियन टीम्स आर बीटिंग यूरोपियंस एंड यूरोपियन एंड साउथ अमेरिकन टीम्स, और अफ्रीकन टीम्स आर बीटिंग यूरोपियन एंड साउथ अमेरिकन टीम्स, दिस इज अ गुड साइन फॉर फुटबॉल। इट मीन्स के थ्रू आउट द वर्ल्ड द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इज इम्प्रूविंग, फुटबॉल बेहतर हो रही है। और आपस में हमें उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी यूरोप और साउथ अमेरिका से बाहर हमें कोई वर्ल्ड कप चैंपियन शायद नजर आए। चलें, इस दफ़ा जहाँ अपसेट हो रहे हैं तो शायद मोस्ट लाइकली ये भी चांस है कि ऐसा हो। आज के मैच के वाले से भी जो पहला मैच हुआ प्ले ऑफ का, नीदरलैंड वर्सेस यूएसए, अगर हम देखते हैं उसको डिस्कशन करें तो 3-1 से जीता। दोनों की आपका भी यही कहना था कि नीदरलैंड स्ट्रॉन्ग साइड है, बट मुकाबला तगड़ा होगा, बट समहाउ एंड में इजीली जीत गए नीदरलैंड। क्या आपसे स्टार्ट करते हैं, कैसे देखते हैं इस मैच? आई थिंक नीदरलैंड्स जो है ना वो अपनी फॉर्म में आता जा रहा है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट नीदरलैंड्स टीम जो हमने देखी है अभी इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। और इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर देम कि वो इस स्टेज के अंदर अपनी पीक को जो है वो हिट कर रहे हैं। इट वाज वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस। हम देखेंगे पहले मैच के अंदर भी वो बड़ी मुश्किल से जीते, इवन दो वो बड़ा रेजोल्यूटली डिफेंस उन्होंने अपना किया। उसके सेकंड मैच में भी ऐसे ही किया। यहाँ पे यू कुड सी देयर स्टाइल ऑफ प्ले, इट्स कॉल्ड टोटल फुटबॉल, जहाँ पे दे डिफेंड वेल एट द बैक, विंगर्स भी यूज़ होते हैं, पोजीशन भी रखते हैं वो, और वो विंग्स के थ्रू आपने देखा सारे गोल्स आज विंग्स के थ्रू हैं। एंड विच जस्ट शोज़ कि वो पेस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। इसके साथ साथ अगर पहला गोल सबसे पहली जो प्रॉपर शॉट थी, पहला चांस था वो अमेरिका को मिला था, यूएस को मिला था। आई थिंक अगर पुलिस से उस टाइम पे कन्वर्ट करता तो शायद हम एक दफ़ा थोड़ी सी एक ज़्यादा टेंशन वाली गेम हो जाती। बट आई थिंक उसी के 2 मिनट बाद जो है वो जब डिपे ने गोल किया तो फिर नेदरलैंड्स हैव द क्वालिटी इन देयर डिफेंस कि वो किसी भी टीम को जो है वो अपने दिन में रोक सकते हैं। आई थिंक दे डिड दैट। उसके बाद फिर उसमें लगा भी उन्होंने काफ़ी कंट्रोल करके रखा। और अगर मैंने ट्रेंड देखा है नेदरलैंड्स की तमाम परफॉर्मेंसेस में, जी, लग ऐसा रहा होता है कि अगली टीम बेहतर खेल रही है, बट दे ऑलवेज टेंड टू स्कोर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। मैं यही क्वेश्चन पूछने लगा था सेनेगल के खिलाफ वो लग रहा था सेनेगल उनको डोमिनेट करी, और अभी सेनेगल गोल कर रही है, अभी सेनेगल गोल रही है। अचानक से कोई एक मूव बनाते हैं, गैक्पो गोल कर देता है। इसी तरह कतर के खिलाफ भी
उन्होंने जो दूसरा मैच है, आखिरी मैच है, उसमें भी जब गोल किया कोई इतना बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं था, सही है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट टुडेज मैच, इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय लुई वैन हाल, जो उनके कोच हैं, बड़े ही एक्सपीरियंस कोच हैं, अच्छी अच्छी टीमों को मैनेज किया हुआ है, नेदरलैंड्स को भी पहले मैनेज किया हुआ है, बार्सिलोना को भी किया हुआ है, मैन यूनाइटेड को भी, बहुत एक्सपीरियंस कोच है जी। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो यूएस की टीम है उनकी पेस भी हमसे ज़्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ भी हमसे ज़्यादा है, हमने उनको इसका मुकाबला नहीं करना, हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हमने उनको फिजिकली हराना है या हमने फिजिकली डोमिनेट करना है या पेस बहुत ज़्यादा प्रेसिंग करनी है। उन्होंने जो अपनी पीछे से जो आज उनकी फॉर्मेशन 3-4-1-2 जी, 3 एट द बैक जब आप खिलाते हैं तो आपके जो मिडफील्डर्स होते हैं 4 पे, लेफ्ट और राइट, दे आर एक्टिंग एज राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक उनके आज खेले डेली ब्लेंड, राइट विंग बैक उनके खेले डमफ्रीज, और इन दोनों ने मैच बनाया है आज नेदरलैंड्स के लिए। उन्होंने ऐसा किया, जो स्ट्रेटजी उनकी थी कि उन्होंने पीछे रहे, अपने प्लेयर्स को पीछे रहे, 3 एट द बैक, 4 इन द मिडफील्ड में जो उनके थे डी रून और फ्रैंकी डी योंग, उन्होंने उनको यूएस को अपने ऊपर अपने पास अटैक करने दिया। उन्हें पता था कि हमारी इतनी शायद स्टेमिना या एनर्जी नहीं है कि हम यूएस को बीट कर सके, उन्होंने इसलिए बड़े अपनी मूवमेंट को मिनिमाइज किया, और जब उन्हें मौका मिला उन्होंने विंग से अटैक किया। आप देखेंगे तीनों गोल्स उनके हुए हैं नेदरलैंड्स के, उसमें उनके विंगर्स राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक इन्वॉल्व। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा जी, बिल्कुल ऐसे ही स्टैट भी ऐसे बता रहे हैं। शॉट एंड गोल की बात करें तो उनके 17 हैं, यूएसए के उनके 11 हैं। इसी तरह पोजेशन 59% उनके पास है, 41% नीदरलैंड के पास है। तो ये एक ओवरऑल देखा जाए तो वैसे के स्टैट वाइज जिस तरह आप दोनों ने कहा 100% ऐसी लग रहा है कि बड़ा कंट्रोल्ड किस्म की उन्होंने गेम को प्लान किया नीदरलैंड ने, और एग्जीक्यूशन जो उनको पता था ये बॉल रख रहे हैं ठीक है, बट वंस वी विल अटैक तो हम पूरा एग्जीक्यूशन जाके गोल करके आएंगे। आई थिंक यहाँ पे हमें वो जो इनकी क्लिनिकलिटी की बात है ना, हम पहले मैचेस में बात करते कि देयर हैव बीन सो मेनी टीम्स जिन्होंने बड़ा डोमिनेट किया है फुटबॉल मैच को, लेकिन उनकी जो क्लिनिकल फिनिशिंग है ना वो हमें नजर नहीं आई। ऐसे ही नेदरलैंड्स इसके बरक्स के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, जहाँ पे उनकी क्लिनिकल फिनिशिंग ही उनको इस पॉइंट पे लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखें तो यूएस के पास भी 3-4 बड़े अच्छे चांसेस बने हैं और उनने भी 3-4 बड़े अच्छे चांसेस बनाए हैं, बट वहाँ पे दे कुड नॉट कन्वर्ट, व्हाइल ऑन द अदर हैंड नेदरलैंड्स डिड कन्वर्ट देयर चांसेस। तो आई थिंक वहाँ पे ये फर्क आया है। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए पहला गोल डिस्कस कर लेते हैं। डमफ्रीज ने राइट से रन बनाया, अंदर उसने बॉल निकाली डिपे के लिए, उसने बहुत प्यारा स्लॉट किया, इसमें भी आपका राइट विंग बैक इन्वॉल्व है। दूसरा गोल भी इसी तरह जो डमफ्रीज थ्रो इन पे हुआ, थ्रो इन पे आए और फिर आगे उन्होंने असिस्ट दी, उस पे भी जो उनका है उस पे ब्लिंड ने गोल दिया, वो भी विंगर है, उन्होंने अंदर से आगे गोल किया। तो तीसरा गोल है उसमें ब्लिंड ने क्रॉस दिया, और जो उनका डमफ्रीज है, डमफ्रीज पहली 2 गोल में डमफ्रीज की असिस्ट थी, आखिरी 3 गोल में डमफ्रीज का गोल था और ब्लेंड की असिस्ट थी। तो तीनों गोल्स में उनके विंगर्स इन्वॉल्व थे। बड़ा खूबसूरत एक कॉम्बो नजर आया इनका। डमफ्रीज जो है लास्ट गोल के अंदर ही वाज टोटली अनमार्क्ड, वहां पे उसके ऊपर कोई भी यूएस का डिफेंसिव प्लेयर नहीं था, तो ही हैड एन ओपन चांस टू मेक द वॉली। एक और जो एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि यहाँ पे हमने काफ़ी मैचेस में देखा है कि थ्रू द एयर क्रॉसेस जो है ना उनको काफ़ी तरजीह दी गई है, बट जो पहले दोनों गोल थे वो लो क्रॉसेस थे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पेनल्टी एरिया, जहाँ तो आई थिंक दैट वाज आल्सो मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिकली उन्होंने सोचा हुआ था कि जब वो वापस आ रहे हैं यूएस तो मोमेंटम होता है कि आप डिफेंडर्स जो है ना वो कीपर की तरफ जा रहे होते हैं जी, ऐसे ही है। तो उस टाइम पे कट बैक करना लो क्रॉसेस के अंदर, आई हैव नॉट सीन दैट इन दिस वर्ल्ड कप a lot। और मेरा ख्याल है जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपका उसके अगर एडवांटेज देखा जाए तो लो बॉल को हिट करना आसान है। जब आप एयर में ऊपर से फेंकेंगे तो उसके पास आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज हेडर करेंगे या आप चेस्ट के साथ उसको कोशिश करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा प्लान करके इस चीज़ को किया कि लोगों के साथ आए ताकि उनको किक करना आसान हो। इसमें इनके 2 चीज़ें हैं, इन्होंने एक चीज़ होती है क्रॉस करना, एक चीज़ होती है कट बैक करना। आज जो नेदरलैंड के विंगर्स ने किया है वो बाय लाइन पे गए और कट बैक करके एज ऑफ द बॉक्स पे उन्होंने चांसेस बनाए, जिनको बड़े सिमिलर किस्म के गोल थे, जो पहले 2 गोल खास तौर पे। तीसरी चीज़ इसमें अगर आप देखें, उन्होंने जो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो रोल है वो नेदरलैंड्स के मिडफील्डर्स का है जी। उन्होंने मिडफील्डर्स और अटैकर्स का, उन्होंने जो बंदे थे
यूएसए के उनको ऑक्यूपाई किया। जब उन्होंने जो बंदे उनके साथ अटैच हो गए मिडफील्डर्स ने, उन्होंने जब रन बनाया तो उसकी वजह से स्पेस निकल गई। पहले गोल में डिपे के लिए स्पेस निकल गई, दूसरे गोल में डेली ब्लिंड के लिए स्पेस निकली। और शरियार वाली बात, जो तीसरा गोल था वो प्योरली मैं समझता हूँ यूएसए की डिफेंसिव मिस्टेक थी कि उन्होंने उसको जो डम्फ्रीज है उसको बिल्कुल डी के अंदर अनमार्क छोड़ दिया और बड़ा सिंपल उसके लिए एक किस्म का टैप एंड फिनिश था। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ हमने देखा कि पहला मैच भी प्लेऑफ का हुआ और नीदरलैंड वो पहली साइड भी बन गई है जो क्वार्टर फाइनल में अब क्वालिफाई भी कर चुकी है। तो अब जो आगे मैचेस होंगे हम मजीद इन पर भी डिस्कशन करेंगे। ग्रुप स्टेजेस की बात करें तो आज 2 मैचेस और खेले गए। ग्रुप जी की बात करते हैं, कैमरून वर्सेस ब्राज़ील। जिस तरह आपने इज़हार साहब कहा कि ब्राज़ील के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है इसमें जीतने के लिहाज से, वो अपने डगआउट को ट्राई करेंगे। समहाउ शायद वही नज़र आया। और कैमरून का उनका वैसे तो कोई मुकाबला नज़र नहीं आ रहा था अपेरेंटली ऑन पेपर अगर देखा जाए या ऑन स्टैट देखा जाए। 43 रैंक की टीम थी, वो नंबर 1 थे, बट मुकाबला बड़ा अच्छा हुआ। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्राज़ील अनलकी भी रहा अपनी शॉट्स के अंदर, काफ़ी क्लोज उनकी शॉट्स मिस भी हुई, बट इवेंचुअली देखा रिजल्ट कैमरून ने अपने नाम किया और एक जिसे मॉरल विक्ट्री कहा जाता है वो उन्होंने समहाउ वर्ल्ड कप की क्लोजिंग के ऊपर नंबर 1 रैंक को हरा के लिए। तो कैसे देखते हैं इस मैच को? एक तो ब्राजील ने होल स्केल चेंजेस की इस मैच के लिए जी, इन्होंने 9 चेंजेस की ऐसा ही और वो ही और ये बड़ी मेरे ख्याल में बड़ा इन्होंने ठीक फैसला था। इनका अगला मैच जो है ब्राजील का वो मंडे वाले दिन है। ऐसा ही आप देखें कि जुमे को मैच था और मंडे को 2 दिन का इनके पास गैप होना था अगले राउंड ऑफ 16 मैच के लिए। तो इस वजह से इन्होंने जो फैसला लिया कि अपने मेन प्लेयर्स को इन्होंने रेस्ट करवाया, ये बिल्कुल ठीक फैसला था। डिस्पाइट दैट कि इनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन जो इनकी बी साइड थी ब्राजील की वो भी ज़्यादा मैच के बेशतर ज़्यादातर हिस्से में कैमरून पे हावी रही। ऐसा ही है। और कैमरून कभी ऐसा लग रहा था कि ब्राजील गोल करेगी, कभी कैमरून गोल, और बड़ा एंटरटेनिंग एक्साइटिंग किस्म का मैच चलता रही है 90 मिनट तक। और शायद ये कैमरून के लिए बड़ा एक किस्म की वेल डिजर्व विक्ट्री थी। उसमें एक और चीज़ भी, जिस तरह इन्होंने कहा 21 पर शॉट एंड गोल जो हमने देखा वो ब्राज़ील की तरफ से, ये उसका मतलब हमें एविडेंस है कि उन्होंने अच्छी फुटबॉल खेली। उनके 7 है, पोजेशन भी 65 है, उनकी 35 है। डोमिनेंस तो नज़र आई, काफ़ी मिस मैंने जिस तरह कहा कि थोड़ा अनलकी भी लगे। कुछ ऐसे गोल थे दे कुड हैव बीन कन्वर्टेड इन अ गोल एज वेल, बट कहीं ना कहीं वो अनलकी रहे, नहीं हो पाए। आप कैसे देखते हैं कि क्या कहाँ जाके लैप्स किया? सीनियर का ना होना जो गोल कन्वर्जन करते हैं, या उसके अलावा आपको लगता है कोई मिस्टेक की इन्होंने? सबसे पहले तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू कैमरून। इन्होंने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट की है वर्ल्ड कप के अंदर। इससे पहले कभी भी किसी भी अफ्रीकन टीम ने ब्राज़ील को नहीं हराया। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और हम ये कह रहे थे कल कि शायद ब्राज़ील पहली साइड बनेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो तीनों मैच जीती है, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। और जो आपकी बात है ना कि व्हाट इज़ द रियल रीज़न कि जहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं कर पाए, आई थिंक वो जो ड्राइव हमें नज़र आती है ना जब व्हेन थिंग्स आर ऑन स्टेक, प्लेयर्स के अंदर ड्राइव होती है, वो हमें नहीं नज़र आती जब कोई क्वालिफाई कर जाता है। बिकॉज इवन दो उनकी बी टीम भी जो है देखिए बहुत अच्छा उन्होंने गोल किया ब्रेक। अगर हम इसको ऐसे देखें, कोई एक टीम प्रैक्टिस मैच खेल रही है और एक टीम ऐसे खेल रही है जैसे देयर लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट। जी, ब्राज़ील ऐसे खेल रही थी कि एक किस्म का प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो वो इस तरह से कोशिश करी थी कि अच्छी फुटबॉल खेलें हम। टेक्निकली प्लेयर्स जो थे, जो उनका स्क्वाड था, वो कोशिश कर रहा था कि हम अपने लिए अगले मैचेस में चांस बनाएं। वेयरएज कैमरून दे वर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स। और इसमें इनके पास आउटसाइड चांस था, अगर स्विट्जरलैंड ना हराता सर्बिया को, कैमरून ने क्वालिफाई कर देना था। बिल्कुल, हमने और दे हैड अ लॉट प्राइड टू प्ले फॉर। डेफिनेटली ऐसा थोड़ी इनके लिए रोज रोज इनको मौका नहीं मिलता ब्राजील जैसी टीम को हराने का। सो दे टुक दैट अपॉर्चुनिटी and these Cameroon players have wrote their name in the history books। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरे मैच की या कोई पॉइंट यार आप ऐड करना चाह रहे थे उस टाइम? इसमें मैं सिर्फ उसी बात को कंक्लूड करता हूँ पिछली, कि हमने यही चीज़ देखी है ट्यूनीजिया वाले मैच में, जब फ्रांस से वो ट्यूनीजिया फ्रांस से जीत की। और आई थिंक एक और अपसेट भी इसी तरीके से हुआ था कि जहाँ पे लास्ट मैच के अंदर व्हेन देयर इज नॉट अ लॉट टू प्ले फॉर, जिस तरह इजहार ने कहा कि वो एक जो है वो अपने लॉन्ग टर्म वर्ल्ड कप को देखने के लिए आए हुए होते हैं उस मैच में, और एक ने जो है ना उस टाइम में 90 मिनट के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट अचीव करना होता है। आई थिंक उसी वजह से ही जो थोड़ा बहुत कमिटमेंट लेवल होता है, अब जो बी टीम वाला प्लेयर है ना वो भी नहीं चाहता कि वो भी आके ओवर कमिट कर दे, कहीं पे इंजर हो जाए। इवन दो ब्राज़ील को इस टाइम पे इस मैच के अंदर भी उनकी बी टीम प्लेयर के अंदर दे हैव बीन फेसिंग इंजरीज। पहले नेमार हो गया, इनका जो सेकंड वो है
कि सॉरी अटैकर हेजूस जो है वो भी इंजर हो गया है, जो इस टीम में इस मैच में खेल रहा था। जो इनका लेफ्ट बैक है एलेक्स टेलेस वो भी इंजर हो गया है, सो वो देर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। सो इनको इवन दो बी टीम इन्होंने खिलाई है बट बी टीम में इंजरीज हुई हैं। सो कहने का ये मकसद है कि वो इनके साथ भी मसला है, फ्रांस के साथ भी यही प्रॉब्लम था। जब भी वो वर्ल्ड कप में आए तो उनके भी 3-4 मेन प्लेयर जो थे वो पार्ट नहीं थे, तो ओबियसली हर टीम चाहेगी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाए। थोड़ा सा डिस्कशन अपने सेकंड मैच के लिए भी कर लेते हैं, जो ग्रुप जी का था, सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट मैचेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ा जोर लगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ुटबॉल देखने को मिली और इवेंचुअली जैसे स्विट्ज़रलैंड लग रहा था कि एक अच्छी साइड है, क्लिनिकल फिनिश करती हैं, एग्जीक्यूशन उनकी ज़्यादा बेहतर है, वही हुआ, वो 3-2 से अपने नाम किया। कैसे देखा आपने मैच? भी आप हमें दिया मैंने जी, आपको दिया। हमने भी इसमें प्रेडिक्ट किया था कि जी स्विट्जरलैंड सर्बिया को हराएगा, ऐसे ही तो वही हुआ वैसे ही हुआ। लेकिन हमारी जो एंटिसिपेशन थी, हमारा ख्याल था कि इतना ये थोड़ा टाइट मैच होगा। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब पहले हाफ में कोई टीम बहुत जल्दी गोल कर देती है और उसके बाद दूसरी टीम भी कम बैक कर देती है, तो मैच फिर हाई स्कोरिंग की तरफ चला जाता है। बाय द वे आज तक 98 में से लेके अब तक, जो 98 का वर्ल्ड कप हुआ था अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, उसमें भी पहले हाफ में दोनों टीमों ने 2-2 गोल कर दिए थे। उसके बाद से कल वाले मैच में सर्बिया वर्सेस स्विट्जरलैंड में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि दोनों टीम ने हाफ टाइम से पहले ही 2-2 गोल कर लिए थे। ऐसे ही है। इसमें आप देखें स्टार्ट शकीरी का, शकीरी ने बहुत खूबसूरत, शकीरी ने बड़ा अच्छा गोल किया, उसको सेटअप बहुत अच्छा किया जबरील ने, वो बहुत प्यारा सेटअप किया, थोड़ी डिफ्लेक्शन हुई, कीपर के लिए मुश्किल था जी। उसके बाद जब स्विट्जरलैंड के पहले गोल के बाद सर्बिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। ऐसे ही है। आप पहला गोल देखें, उसका टार्डिच का क्रॉस था और मिट्रोविच ने बड़ा प्यारा हेडर दिया। उसके बाद दूसरा गोल भी टार्डिच का बड़ा अच्छा पास था, उसके ऊपर व्लाहोविच ने उसने कीपर को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उसने फौरी शॉटली, कीपर अभी एंटिसिपेट करा था कि शॉटली, उससे पहले जल्दी से उसने बॉटम कॉर्नर में। यहाँ पे स्विट्जरलैंड की डिफेंसिव जो कैपेबिलिटी है ना, उसको निकालने की आई थिंक वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये इतनी जल्दी वो जो डिफेंडर है वो उसको जो है ना वो नहीं पहुँच सका, उसको निकाल सर्बिया छोड़ा। हाँ जी, डिफेंडर की मिस्टेक तो है, लेकिन क्रेडिट जाता है स्ट्राइकर को। एक तो उसने कीपर को सरप्राइज किया, फौरन ही शॉट ले दी और कीपर को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने प्लेयर की तरफ करना चाहे, बट पार नहीं थी उसके पास के अंदर वो, जो कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्रेडिट मेरे ख्याल में स्ट्राइकर को जाता है कि अपॉर्चुनिटी था, वो पूरा विजिलेंट था उसमें, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर हम इस मैच को एनालाइज करें, बेशक सर्बिया 2-1 चला गया था, उस टाइम भी स्विट्जरलैंड इतने कोई परेशान नहीं लग रहे थे। दे सीम कॉन्फिडेंट, दे हैड कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स कि हम इंशाल्लाह इक्वलाइज भी कर लेंगे और फौरी अगला गोल भी कर लेंगे, और वही हुआ। 46 मिनट स्विट्जरलैंड ने भी आज क्लिनिकल फिनिशिंग दिखाई है और उनके भी तीनों गोल्स जो हैं वो दे वर वेरी गुड गोल्स, गुड क्वालिटी गोल्स, टीम गोल्स जिसको कहते हैं, जिसमें आपके 2-3-4 प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंड इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी स्विट्जरलैंड परफॉर्म लाइक दैट कि जब वो पहला गोल करने के बाद आपको फ़ौरन अगर 2 गोल्स दूसरी टीम कर जाए विद द काइंड ऑफ डिफेंस दैट सर्बिया हैव, तो वो यू कैन बी पुट अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, और ये इनके लिए एक मस्ट विन गेम, या एटलीस्ट उन्हें ड्रॉ करना था अगर ब्राज़ील उस तरफ से जीत जाती तो। सौ ने जिब्रील सौ ने विडमेर को राइट विंग पे पास दिया, फिर विडमेर ही। तीसरा गोल बहुत प्यारा था। इसमें आप फिर देखें ये शकीरी का डिंक जाता है वर्गास पे, वर्गास फ्लिक ऑन करता है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे एक जो होती है, आप बताते हैं, आप जो वर्गास है उसने शकीरी को उस टाइम पे स्पेस नजर आई है, ही मेड द रन, he pointed to the spot where he wanted the ball, और उस टाइम पे शकीरी ने उसको वो और देखें शकीरी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मूवमेंट से उनकी डिफेंस को डिसीव किया। वो इस तरह किया कि उसने बैकफुट किया, उसका जब उसका फेस सामने की तरफ था, सारे स्ट्राइकर आगे की तरफ, डिफेंडर आगे चले गए। इसमें ऐसा और उसने वो पीछे देके अपने अटैकर को चांस दिया कि आप, इसमें मैं आपकी बात को ऐड ऑन करूंगा। ऐसा होता है कि जब आपके कुछ आपस में प्लेयर्स आप साल खेलते रहते हैं, तो आपकी एक टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। आपको पहले ही पता होता है कि ये मिडफील्डर जब उसके पास बॉल आती है, उसको पहले ही पता होता है कि अगला अटैकर किस तरफ रन बनाएगा। तो शकीरी ने भी उस चीज़ को एंटिसिपेट किया और वर्गास ने भी एंटिसिपेट किया कि शकीरी मुझे इधर पास देगा, और फ्रूरल को भी जाता है कि वो स्पेस में गया और उसको पता था कि मुझे इधर फ्लिक ऑन आ सकता है। बहुत प्यारा टीम गोल था। इसमें बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सेकंड गोल के लिहाज से। इम्बोलो आई थिंक इस चीज़ से खुश होगा, इवन दो कैमरून आगे नहीं गई,
जो उसकी जो पेरेंट ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो है वो अब स्विट्जरलैंड जो है वो आगे चला गया, बिल्कुल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसका पेरेंट की जगह है। और उसके बाद जब स्विट्जरलैंड ने 3-2 आ गया, उन्होंने उसके बाद मैच को कंट्रोल किया। और ये अच्छी टीमों की निशानी होती है कि जब वो एक दफ़ा असेंडेंसी में आ जाते हैं और फिर वो दूसरी opportunity टीम नहीं को उठने का मौका नहीं देते। और शायद सेकंड हाफ में हमें ये लगा कि सर्बिया पहले हाफ की एग्जर्शन के बाद थक गया था, उसमें इतनी एनर्जी या नज़र नहीं आई कि वो बाउंस बैक कर सकें। हाँ बिल्कुल ऐसा दिखने में हमें लगा। थोड़ा सा इस ग्रुप स्टैंडिंग के हवाले से ग्रुप जी के डिस्कस कर लेते हैं। अब ब्राज़ील, जिस तरह हमने कल ही कहा था कि क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं और उनके 6 पॉइंट हैं, 2 जीते 1 हारे। ग्रुप ये तीनों टीमों के लिए ओपन था। स्विट्ज़रलैंड जीत के आज क्वालिफाई कर गए। कैमरून के 4 हैं, 1 जीते 1 ड्रॉ किया 1 हारे, और सर्बिया का जैसे हमने देखा कि 1 ड्रॉ 2 हारे। तो अगर आज सर्बिया जीत जाता और एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी उसके लिए भी, और स्विट्ज़रलैंड अगर हार जाता तो वो एक चांस उनका भी बन सकता, बट इवेंचुअली ये देखा कि डिजर्विंग टीम आगे आई। सर्बिया जीत जाता तो फिर कैमरून ने चले जाना था। हाँ, उसके गोल। और अगर स्विट्जरलैंड भी ड्रॉ कर लेता फिर भी कैमरून ने चले जाना था। ये गोल्ड स्कोर्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्स, अगर 2-2 ये रिजल्ट फाइनल होता जी स्विट्जरलैंड और सर्बिया का, उस सिचुएशन में स्विट्जरलैंड के गोल होने थे 3-3 बिल्कुल। तो इन गोल डिफरेंस कैमरून और स्विट्जरलैंड का एक जैसा होना था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोर्ड कैमरून के स्विट्जरलैंड से ज्यादा है, तो फिर कैमरून ने चले जाना था। ऐसे ही। और बड़ा मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग ग्रुप था ये भी। और कैसे देखते हैं, आपको लगता है डिजर्विंग दोनों टीमें गई हैं आगे? आई थिंक स्विट्जरलैंड ने ओवरऑल अच्छा खेला है। स्विट्जरलैंड ने अपना आई थिंक सो या डिजर्विंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ब्रेक से जाने से पहले ये पहले बताएं, कल आपसे मैंने पूछा था कौन सी 4 टीमें लगती हैं आपको सेमीफाइनलिस्ट होंगी। हमारे व्यूवर्स भी जानना चाह रहे हैं। ये फीडबैक के अंदर बड़ा आया कि आप प्रेडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दे रहे हैं दोनों, और आप लोगों ने आज टाइम भी लिया था कि आज बताएंगे आप लोग, और आज मेरा ख्याल है पहले बता ही दें हमें। हिसाब किताब लगा के आए। आपने कल कहा था कि हिसाब किताब लगा के क्योंकि एक्यूरेसी आपकी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। मैं तो बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शंस करने लगा हूं। करें जी करें, हम लॉक करते हैं मेरे साथ इसको। जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं, हाँ। बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शंस है। मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि किस टीम का किसे होगा। एक नेदरलैंड्स है, दूसरे नंबर पे मोरक्को, ठीक है, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड, चौथे नंबर पे जापान। ओहो हो, ये तो सारे आपने बड़े नाम साइडलाइन कर दिए। बस देख लें। चले जी, आप भी जरा मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूँ। नहीं अभी बता दें, आपने कुछ साफ लगता है इन्होंने लगाना है। चले ठीक है, ब्रेक से वापस आके पहले आपसे प्रेडिक्शन लेते हैं और उसके बाद कल वाले मैचेस पर डिस्कशन करते हैं। जी अभी छोटा सा क्वेश्चन ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे प्रेडिक्शन के हवाले से और शहरयार साहब की प्रेडिक्शन रह गई थी। जी शहरयार साहब, आपकी 4 सेमीफाइनलिस्ट। मेरे जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं वो एक नेदरलैंड्स है, बिकॉज वो बड़ा अच्छा खेल रही हैं और उन्हें आगे भी आई थिंक अर्जेंटीना को जो है वो उन्होंने कोई थोड़ा बहुत इश्यूज देने हैं। अच्छा। दूसरी तरफ ब्राज़ील है और आई थिंक वो भी अपनी पेस अब पकड़ेंगे। नेमार वापस आएगा, इट्स गोना हेल्प देम। उसके अलावा फ्रांस, आई थिंक फ्रांस इज गोइंग टू बीट इंग्लैंड जब ये आगे चलेगी। सही और आई थिंक दिस कुड बी अ टाइम फॉर मोरक्को आ सकती है। मोरक्को हैज बीन प्लेइंग रियली वेल और मोरक्को को आपने बड़ा सपोर्ट किया, इतने तो उनके अपने तो किया होगा। तो आपने तो जिस तरह उनको सपोर्ट करके लेके आ रहे हैं ना आगे, मुझे लगता है इन्होंने तो वर्ल्ड कप भी मोरक्को को जिता देना। गए हुए मोरक्को वहां या गए हुए या जाना है इनकी ना स्पेशल, इनके हम स्पेशल चंक निकालेंगे। अगर लेट्स अज्यूम वो जीत जाते हैं वर्ल्ड कप तो हम उनको एम्बेसी में भिजवाएंगे कि ये देखें आपका एम्बेसडर इधर बैठे शरीयत तो शायद बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं जी। जो आज कल खेले जाएंगे 2 प्लेऑफ, उन पर डिस्कशन करते हैं। पहले फ्रांस वर्सेस पोलैंड की बात कर लेते हैं। दोनों अच्छी साइड है। फ्रांस ने अपने पूल में नंबर 1 पे रहे, वो सेकंड पे आए। पोलैंड अच्छी फुटबॉल खेली, बट फ्रांस एज वी नो के दे आर वर्ल्ड चैंपियन और बड़ी खूबसूरत फुटबॉल खेल रहे हैं। एक जिसे कहना चाहिए कि कंप्लीट पैकेज नज़र आता है उनकी टीम के अंदर, डिस्पाइट ऑफ फ्यू इंजरीज फिर भी बहुत अच्छी फुटबॉल खेले। कैसे देख रहे हैं इस मैच को? बड़ा मैंने कोशिश की कोई 36 निकालें, एनालाइज करें कि पोलैंड को जिता सकें। अच्छा। लेकिन मुझे पोलैंड जीता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। फ्रांस इज टू स्ट्रांग फॉर देम। हर लिहाज से डिफेंस देख लें, मिडफील्ड देख लें, अटैक देख लें, फ्रांस दे आर हेड एंड शोल्डर्स अबव पोलैंड। ठीक है। बेशक पोलैंड के पास लेवेंडोस्की है, कीपर अच्छा है, बट शेज़नी अच्छा कीपर है, लेवेंडोस्की अच्छा है, उसके अलावा भी ज़ेलेंस्की है,
अच्छे प्लेयर्स हैं पोलैंड के खिलाफ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखें या ओवरऑल टीम देखें तो फ्रांस इज वे अबव पोलैंड। आप देख लें जो एक्सपेक्टेड लाइनअप्स हैं, हाँ वो भी बिल्कुल, और फॉर्मेशन भी बताइएगा प्लीज एक्सपेक्टेड। फ्रांस मोस्ट लाइकली 4-2-3-1 खेलेगी। ठीक है, ह्यूगो लॉरिस इनके कीपर होंगे, बिल्कुल ऐसे। बैक पे इनके कोंडे, कोनाटे, उपामिकानो और थियो हर्नांडेज होंगे। उसके बाद जो डिफेंसिव मिडफील्डर चूहेमेनी और रैबियो, जी। उसके बाद अटैकिंग मिडफील्डर डेम्बेले, ग्रीजमैन, एम्बापे और फ्रंटमैन इनके जरूर होंगे। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड लाइनअप है। अगर हम पोलैंड को देखें, पोलैंड 4-2-3-1 खेलेगी। ऐसा ही। कीपर उनके शेज़नी बड़े अच्छे कीपर हैं, यूवेंटस से खेलते हैं। बैक फोर इनकी कैश, ग्लिक, किवियोर और बार्टोस होंगे। जो डिफेंसिव मिडफील्डर इनके क्रिशियोवेक, बिएलिक और अटैकिंग मिडफील्डर इनके कमिनिस्की, ज़िएलिंस्की, फ्रांकोस्की होंगे और अटैकर इनके जैसे हमेशा से लेवेंडोव्स्की जो मशहूर इनके प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ्रांस इनको चांस देगा पोलैंड को। दिल भी हर लिहाज से मिडफील्ड भी डोमिनेट करेंगे, अटैकर्स भी इनके स्ट्रांग हैं और डिफेंस में भी फ्रांस कोई ऐसा लूज बॉल इनको नहीं दे। और ख़ास तौर पे जो फ्रांस जैसी टीम्स होती हैं जो हमेशा अपनी टीम को डोमिनेट करती हैं, ग्रुप स्टेजेस में तो इनके अंदर थोड़ी बहुत कंप्लेसेंसी आ जाती है, लेकिन जब राउंड ऑफ 16 नॉकआउट मैच होता है तब ये कोई ऐसा मार्जिन फॉर एरर नहीं देते जिससे अगली टीम को कोई मौका दे सके। ठीक है यार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? मैं जो ओवरऑल रिजल्ट के लिहाज से तो मैं इजहार से एग्री करता हूँ। आई थिंक फ्रांस इज़ गोइंग टू बीट पोलैंड। पोलैंड इस टाइम पे राउंड ऑफ 16 के अंदर सिर्फ उनके गोलकीपर शेज़नी के सेव्स की वजह से कोई डाउट नहीं है सही। तो दैट मींस दैट दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीटिंग रियली गुड टीम्स। और वो अगर सऊदी अरेबिया वाले ये पेनल्टी ना सेव करता तो शायद अभी यहाँ पे कोई और टीम होती। तो फ्रांस इज़ अ वेरी वेल राउंडेड टीम। वो डिफेंसिव उनकी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। उसके बाद जो विंग के ऊपर प्लस उनके पास जो है वो ग्रीजमैन है, वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। लोगों को था कि शायद ग्रीजमैन शायद उस तरीके से परफॉर्म ना कर सके, बट वो ही इज़ द ग्रीजमैन इनका बड़ा अच्छा अटैकिंग फॉरवर्ड है जो थीरी ऑनरी और जिरूड के बाद थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर इनका वो है। फिर मापे जैसा जो है वो प्लेयर आपके पास हो, वन ऑफ द बेस्ट, आपको पता है स्ट्राइकर। हाँ जी। तो आई थिंक फ्रांस हैव द पोटेंशियल टू गो फार। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी, जिस तरह कल भी हमने डिस्कशन की थी, सब्स्टिट्यूशन। फ्रांस की एक खूबसूरती जो नज़र आती है, हमें नज़र आ रहा है बड़ी टीमों का खासतौर पे बात करें तो फ्रांस उसका पूरा एक अच्छा कॉम्बो लेके चलती है, कॉम्बिनेशन बनाती है, किस प्लेयर को कब हमने सब्स्टिट्यूट करना है, किसको लेके आना है, किसका क्या फिटनेस लेवल है, किसको किस जगह पे मूव करना है। उनके कोच की जो अंडरस्टैंडिंग है टीम के साथ, वो आपको एक पूरा खूबसूरत पैकेज नज़र आता है। इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैसेट है जी, आप देखिए, फ्रांस टूनिसिया से हारा, लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने आखिरी मैच में अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया था। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच था पोलैंड के ऊपर, सॉरी, हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच था उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को बड़ी जान मार के क्वालिफिकेशन अपनी सिक्योर करनी पड़ी, जो तो इस वजह से फ्रांस को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि फ्रांस आज तक जब से राउंड ऑफ 16 इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड कप में, राउंड ऑफ 16 में कभी भी नहीं हारा। क्वार्टर फाइनल में हारा होगा, सेमीफाइनल में हारा होगा, फाइनल्स में भी शायद हारा हो या ग्रुप स्टेजेस में, लेकिन राउंड ऑफ 16 में वो आज तक फ्रांस नहीं हारा। फ्रांस को अगर आप ओवरऑल देखें ना, तो पहले किसी दौर में हमने देखा कि एक एवरेज टीम थी, बट लास्ट 2 डेकेड से हम देख रहे हैं, जब से वो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जीते थे, जब ज़िदान ने जिताया इनको, उसके बाद इन्होंने दे नेवर लुक बैक। इन्होंने फिर हमेशा हर फोरम पे हमने देखा, चाहे यूरोपियन कप हो, वर्ल्ड कप हो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते गए। और 2 डेकेड में 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन होना ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको मेन की पॉइंट्स लगते हैं? कोच है कैसा बंदा आया, क्या इन्होंने ऐसा डिफरेंट किया कि ये दुनिया में एक स्टैंड आउट किस्म की टीम हो गए? आई थिंक इसमें 2 चीज़ें। 2002 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, 2006 के अंदर ये फाइनलिस्ट थे जी। वो भी इट कुड हैव गॉन एनीवेयर, वो भी पेनल्टीज के ऊपर जो है वो 98 में, सॉरी 98 में 2002 में फिर वो ब्राजील हेडर करके हमें आज भी याद है, 2 गोल किए थे, बड़े कमाल। तो 98 में उन्होंने जीता, फिर 2006 के अंदर फाइनलिस्ट थे। उसके बाद ये 2 वर्ल्ड कप्स में इतना अच्छा परफॉर्म उस एक्सपेक्टेशंस का इतना नहीं कर सके। बट आई थिंक यहाँ पे इनकी लीग के ऊपर, डोमेस्टिक फुटबॉल के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देना ज़रूरी है। इनकी डोमेस्टिक लीग जो हम यूरोप के अंदर जो बेस्ट लीग्स हैं वो देव बीन स्पेनिश लीग्स, इटालियन लीग्स एंड इंग्लिश लीग। तो
जो फ्रेंच लीग है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं जाके वहाँ खेलते थे। जब आपके अभी देखें ना, अब सऊदी अरेबिया की लीग है, अब उसके अंदर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी जो है ऑफर कर रहे हैं कि यार तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकले हो, तुम्हारे पास आ जाओ। ऐसे ही है। फिर जो है वो आई थिंक इनिएस्टा जो है वो कतर जाके उनकी लीग में खेल रहा है। तो जब आपके जो बड़े बड़े प्लेयर्स जब आपकी लीग में आते हैं ना, उसकी वजह से जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक फुटबॉल है ना वो बढ़ जाता है। और उसकी जब वो डोमेस्टिक फुटबॉल बढ़ती है उसकी वजह से आपके ओवरऑल जो प्लेयर्स होते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी फैसिलिटीज़ वो बढ़ना शुरू हो जाती है। बिकॉज मोर आई बॉल्स गेट टू यू, मोर आई बॉल्स गेट टू यू, मोर मनी कम्स टू यू। तो आई थिंक दो तीन मेन चीज़ें हुई हैं। एक AS मोनाको जो इनकी एक बड़ी अच्छी टीम है, उसको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आई थी, उसमें बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए। प्लस उसके बाद PSG को आई थिंक कतारी जो अमीर्स हैं उन्होंने इसको बाय किया था। दे पंप इन अ लॉट ऑफ मनी। तो अब देखें ना, इसीलिए लियोनेल मेसी भी जो है वो भी फ्रेंच डोमेस्टिक फुटबॉल के अंदर खेल रहा है। तो ही इज़ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ। मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा, एक फुटबॉल में एक बड़ा वर्ड यूज़ किया जाता है गोल्डन जनरेशन जी। बाज़ औक़ात मुल्कों के ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं कि उनमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी होती है, गोलकीपर से लेकर डिफेंडर, अटैकर, मिडफील्डर, तो वो एक गोल्डन जनरेशन उसको, क्योंकि हर पोजीशन पे उनके आउट क्लास प्लेयर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ हम जिडान को याद करते हैं 98 के वर्ल्ड कप में, हम रॉबर्ट पेरेस को भी हमें याद करना चाहिए, थुराम को याद करना चाहिए, पैट्रिक वियरा को याद करना चाहिए, बुफॉन को याद करना चाहिए। ऑल इन ऑल जो 98 वर्ल्ड कप की फ्रांस की टीम थी वो हर लिहाज से बेहतर थी। बिल्कुल, इसमें कोई और आप 2006 में भी देखें, उसमें वो सारे स्टार्स थे। अब जो अभी ट्रेंड आया है 2006 से लेके 2018 के वर्ल्ड तक, तब फ्रांस ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और अभी जब 2018 की एक नई गोल्डन जनरेशन है, ऐसा ही। और ये ऐसा सिर्फ फ्रांस के साथ नहीं, बाकी टीम्स के साथ भी होता है। 2002 में जो ब्राजील जीता वो भी एक गोल्ड किस्म की गोल्डन जनरेशन थी। रोनाल्डो था, रिवाल्डो था, रोनाल्डिनियो था। और जब आपके कोई इस तरह के सुपरस्टार अपने कंट्री को मैच जिताते हैं, वर्ल्ड कप जिताते हैं, इतना बड़ा इवेंट जिताते हैं, तो आपकी एक पूरी हिस्ट्री बनती है आने वाली नस्ल के लिए कि वो अपने हीरोज को जब देखते हैं और एक उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है कि हमने ये रोल मॉडल बन गए हमारे लिए, और फिर उसकी जनरेशन उसको फॉलो करती है। इसी तरह स्पेन को देखें, स्पेन की गोल्डन जनरेशन आई जब उन्होंने 2008 में यूरो जीता, फिर 2010 में वर्ल्ड कप जीता, फिर 2012 में फिर यूरो जीता। तो ये टीम्स पे, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जब आपकी टीम की एक नेशन की एक गोल्डन जनरेशन और क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आ गया है, कैसे वो उसको कन्वर्ट करते हैं विक्ट्री में। बेल्जियम को ये क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता रहा है कि वो अपने गोल्डन जनरेशन जो थी वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। इवन इंग्लैंड को, अगर इंग्लैंड की आप 2010 के राउंड अबाउट टीम देखें, जब उनके पास लैम्पार्ड था, जेरार्ड था, रूनी था, डेविड बेकम था, फर्डिनेंड था, टेरी था, डेविड जेम्स से, बहुत कमाल टीम थी। लेकिन वो भी कभी उसको एक, और कई दफ़ा होता है कि आप इवन बाकी स्पोर्ट्स में भी कई दफ़ा बहुत बड़े नामों के साथ जब जाते हो तो शायद वो उनके अंदर हंगर नहीं होता, वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं वो लैक कर जाते हैं। और जिस तरह आपने बात की फ्रांस की विक्ट्रीज़ के ऊपर, मेरा भी मानना ये है कि आप इवन किसी भी स्पोर्ट के अंदर हम एग्जांपल ले लें, हम अपनी क्रिकेट की एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो क्वालिटी आपकी मिलती है जब आपका प्लेयर किसी वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, ट्रेनिंग सेशन कर रहा होता है, उनके साथ बैठता है, उनके साथ सीखता है बड़ा कुछ। जब इतने मेसी और रोनाल्डो या और भी कोई बड़ा नाम है, अगर किसी भी कंट्री के लड़के उनके साथ खेलेंगे, प्रैक्टिस करता देखेंगे, उनकी चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, तो मेरा ख्याल है एक यंगस्टर के लिए बनने में बड़ी आसानी हो जाती है कि हम उसी तरह के अपने हीरोज जिसको वो देख रहे हैं दूसरी टीम में ओपोजिशन के तौर पे आपके डगआउट में बैठे हैं, और आपकी टीम के जब वो पार्ट बनते हैं तो आपकी एक सीखने के लिहाज से, लर्निंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है चीज़। इसमें आपकी बात को मैं ऐड ऑन करूँगा, एक और चीज़ जो कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे थे कि गोल्डन जनरेशन क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाती बाज़ टीमें वर्ल्ड कप जीत। असल में फुटबॉल इज़ अ टीम गेम। शायद बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, उसमें बाज़ औक़ात एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही मैच जिता जाती है। फुटबॉल में ऐसा नहीं होता। जब तक अगर 5 अच्छे मिडफील्डर हैं, 4 अच्छे मिडफील्डर हैं, 4 अच्छे 2 अटैकर हैं, 4 डिफेंडर हैं, गोल, जब तक आपस में वो जेलन नहीं होते, इंडिविजुअली शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब तक उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप होती, बाज़ औक़ात कई टीम्स का ये बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्टार मैन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो आपस में उनकी ईगो इश्यूज होते हैं, लड़ते रहते हैं, तो वो टीम के लिए, अब टीम से ज़्यादा अपने लिए खेल रहे होते हैं। आई थिंक इसके ऊपर इसने बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स आती हैं। एक ये कि कैसे एक बड़ा अच्छा वर्ल्ड क्लास प्लेयर, अब मेसी की एक बात करते हैं, मेसी बार्सिलोना में जिस तरीके की उसकी करियर की परफॉर्मेंस रही हैं, जिस तरीके उस तरह की परफॉर्मेंसेस वो अर्जेंटीना में नहीं दे सका, बिकॉज बार्सिलोना के अंदर उसको इनिएस्टा, जावी, बुस्केट,
ऐसे 3 मिडफील्डर्स मिले थे जो खुद वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स थे, बिल्कुल जो गोल्डन जनरेशन स्पेन की थी, तो वो उसको फीड करते थे, इट बिकेम इजी फॉर देम। इनिशियल पार्ट ऑफ हिज करियर में उसको रोनाल्डीनियो ने रोनाल्डीनियो और मेसी एक टाइम पे इकट्ठे बार्सिलोना से खेलते बिल्कुल थे। ऐसे और जो दूसरी एग्जांपल है ईगोज वाली, वो हमें नजर आती है रियल मैड्रिड के गैलेक्टिकोस की, जहाँ पे 2000 मेरे ख्याल 8 9 10 के अंदर हर सबसे बड़े बड़े जो उस टाइम के प्लेयर्स थे सारे के सारे रियल मैड्रिड में जा चले गए थे, बट दे स्टिल कुडंट कन्वर्ट इन से व्हेन बेकम था, फिगो था, रोनाल्डो खुद था, रोबर्टो कार्लोस था, राहुल था कैसे यार आप था। इसी बात को मैं ऐड ऑन करूंगा, जो इंग्लैंड का स्क्वाड था उस टाइम 2008-10 का, उसमें लैम्पार्ड था, वो चेल्सी का स्टार था बहुत बड़ा, जेरार्ड था लिवरपूल का बहुत बड़ा स्टार था, फर्डिनेंड था मैन यूनाइटेड का बहुत बड़ा स्टार था, रूनी था, वो अपने अपने क्लब के लेजेंड तो शायद अभी तक दुनिया के शायद वन ऑफ द फेमस जिसे या सुपरस्टार कहना चाहिए वो था। ये वो प्लेयर्स थे जो अपने क्लब्स के लेजेंड्स थे, और क्लब के जब इनके सपोर्टर्स इनके बारे में बात करते हैं तो वो इनको बहुत बहुत इनके स्टारडम और इनकी जो चीजें थी वो किसी के साथ मैच अप नहीं कर पाती, कंट्री के लिए नहीं वो प्रोड्यूस कर सके वो रिजल्ट। और मेरा ख्याल है कि कंट्री के लिए तो आपका पैशनेट थोड़ा आप ज्यादा हो जाते हो, पेट्रोटिक आप कुछ ज्यादा हो जाते हो, बट कई चीजें किस्मत में नहीं होती, शायद यही कहना चाहिए। अभी कुछ देर बाद दूसरा मैच होना है, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अर्जेंटीना वर्सेस लाइनअप्स आ गई हैं, बिल्कुल लाइनअप्स आप बताएं पहले, फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं। लाइनअप्स में अर्जेंटीना वही 4-3-3 खेलती है, इनकी लाइनअप है जो यूजुअली ये खेलते हैं जी। कीपर इनके मार्टिनेज हैं, बैक फोर इनकी अकुना, ऑटोमेंडी, रोमेरो और मोलिना, बिल्कुल ऐसे ही। मिडफील्ड 3 मैकलिस्टर, फर्नांडेज और डी पॉल। ये मैकलिस्टर और फर्नांडेज पिछला मैच में ये इंट्रोड्यूस हुए थे, अब इन्होंने अपनी प्लेस सस्टेन की है इस मैच में। फ्रंट 3 गोमेज, अल्वारेज और राइट पे मेसी, ये फ्रंट 3 ऐसा ही। ऑस्ट्रेलिया 4-4-1-1, बिल्कुल ऐसा ही। 4 मिडफील्डर, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर, 1 नंबर 9 और 1 फुल फॉरवर्ड। बैक पे इनके डिगेनेक, सूटर, रोल्स, बहिश, लेफ्ट बैक। राइट मिडफील्डर लेकी ने गोल किया था आखिरी मैच में, बिल्कुल जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया। मोए, इरविन और बकूस, ये मिडफील्ड। फ्रंट जो नंबर 9 मैग्री और ड्यूक अटैकर, जिसने हेड किया था ट्यूनीजिया के खिलाफ जी। तो ये इनकी टीम्स लाइनअप्स डिसाइड हो गई हैं। और रही बात कि क्या होगा इस मैच में, मैंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू स्टैंड अ चांस अगेंस्ट अर्जेंटीना। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि अगर हम अर्जेंटीना को पहले डिस्कस कर लें, मेसी को हर मैच में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्क किया जा रहा है, उसको हर टीम 2-2 3-3 डिफेंडर उसके साथ अटैच किए होते हैं, उसको कहीं वो मूवमेंट करने की चांस नहीं देते। उसका कई दफ़ा हमने देखा लास्ट 2 मैचेस के अंदर कि उन्होंने फ़ायदा उठाया अर्जेंटीना ने, उन्होंने कहा अच्छा जी इनका ध्यान सारा फोकस मेसी की तरफ है, उनके जो बाकी अटैकर थे उन्होंने स्पेस बनाई, अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया। पहले वो यही कर रहे थे, सऊदी अरेबिया का भी अगर आप मैच क्लोजली देखें कि वो हर चीज़ में मूव कोशिश कर रहे थे, बॉल किसी तरह मेसी को दिया जाए, मेसी कन्वर्जन करे। बट लास्ट 2 मैचेस में आप देखेंगे कि उन्होंने और स्ट्रेटजी चेंज की, कैपिटलाइज डिफरेंट तरीके से किया कि दूसरे जो अटैकर थे वो ज़रा आगे, मेसी ने अपने आप को थोड़ा रिलक्टेंट किया और उसका फ़ायदा लिया और एक मोमेंटम जो चाहिए टीम को, एक वर्ल्ड क्लास टीम को, वो लिया। इसको कैसे देखते हैं? आई थिंक अर्जेंटीना के खिलाफ जब एक तो मैं पहले लाइनअप के ऊपर बात करूँगा, डी मरिया जो है वो नॉर्मली वो उनका स्टार्टर है, वो लेफ्ट विंग से खेलते हैं, वो उनको थोड़ी सी इंजरी के इश्यूज़ हैं, वो सब्स्टिट्यूट पे हैं, मेरा ख्याल है वो बाद में उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उन्होंने शायद इतना चांस नहीं लिया उसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि जब आप अर्जेंटीना के खिलाफ खेल रहे हैं, प्लस आप मेसी जैसे प्लेयर के खिलाफ खेल रहे हैं, तो ये बाय रिप्यूट है कि उसको 2 या 3 लोगों को मार्क कराना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो ही इज़ गोइंग टू टेक द गेम अवे फ्रॉम यू, बिकॉज वो अगर वो 1-on-1 तो कोई मसला ही नहीं है ना उसके लिए, किसी डिफेंडर को जो है वो करना। तो आई थिंक दे हैव सॉर्ट ऑफ रियलाइज्ड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फर्नांडेज आई थिंक बड़ा अच्छा, क्योंकि वो बिल्कुल जो सेंट्रल मिड के अंदर वो खेल रहे हैं, राइट बिहाइंड द स्ट्राइकर है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। पापू उनका बड़ा जबरदस्त अटैक लेके जाता राइट। मैं शरियार की बात को ऐड ऑन करूंगा, फर्नांडेज वाज द वन हु मेड डिफरेंस इन द लास्ट मैच। ये पहले 2 मैच नहीं खेला था, तीसरे मैच में इसने स्टार्ट किया एज अ मिडफील्डर, इसने ही डोमिनेटेड थिंग्स इन द मिडफील्ड। और इस वजह से अर्जेंटीना ने जो आखिरी मैच है बड़ा कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की पोलैंड के खिलाफ। रही बात मेसी की जो स्ट्रेंथ है, ही लाइक्स टू रन एट द गोल और फेस कर रहा है उसका राइट से अंदर कट बैक करके अंदर आके गोल पे स्ट्राइक करना या पास निकालना।
तो नॉर्मली मेसी के खिलाफ टीम्स की स्ट्रैटेजी ये होती है कि उसकी बैक अपने गोल उसका जो उसकी बैक है हमारे गोल की तरफ रहे, यानी उसका जो फ्रंट है वो अपने गोल की तरफ रहे, उसको टर्न ना करने दें कि वो टर्न करके वापस आए गोल को फेस करे। तो ये अच्छा, मेसी पे प्रेशर कितना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑल नो कि दिस इज लास्ट वर्ल्ड कप, उसने अनाउंस भी कर दिया है और लास्ट नॉर्मली ये और रोनाल्डो पेनल्टी मिस नहीं करते, इसने भी मिस अ पेनल्टी एज वेल, बट वो उसका जीतना उसके अंदर वो हंगर और सब कुछ कितना होगा, उससे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हालांकि पहले मैच में, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहले मैच में सऊदीया के मैच के उसके फेस के ऊपर जो आप देखे फ्रस्ट्रेशन थी, वो बहुत ज्यादा एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी, और कहीं आपको लगता नहीं ये फंस ना जाए इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर? इसके ऊपर काफी प्रेशर होगा, जिस तरह लेवेंडोस्की ने इस वर्ल्ड कप से पहले आज तक वर्ल्ड कप में गोल नहीं किया था। हाँ। मेसी ने भी आज तक राउंड ऑफ 16 जो नॉकआउट स्टेज है ना वर्ल्ड कप की, उसमें आज तक कोई गोल नहीं किया। ओह, तो ये एक इसके लिए एक कह लें कि सेटबैक है या डिसाइसिव फैक्टर है जिसको वो ओवरकम, एक ड्रॉबैक है जिसको वो ओवरकम करना चाहेगा, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद असिस्ट उसकी काफ़ी हैं, तो अगर वो गोल नहीं भी करा तो ही कुड बी प्रोवाइडिंग अ क्रूशियल असिस्ट दैट मे लीड टू अ गोल। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी बात ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड थी जो हमने पहले इतना ज़्यादा रैंक किया नहीं जा रहा था, उसको रेट नहीं कर रहे थे कि शायद ये कुछ ऐसा परफॉर्म करके 16 में आ जाएगी, नेक्स्ट प्ले ऑफ के अंदर आएगी, बट हमने देखा कि हर मैच में पहले से बेहतर परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। जो इनका स्टाइल ऑफ फुटबॉल है वो भी समहाउ एशिया में तो ऑब्वियसली वो पार्ट बन ही गए हैं और खेलते हैं उसी तरह का, मतलब उनका फिटनेस लेवल देखे, भागने वाला, डॉज वाला जो ड्रिल है, उनकी स्किल है वो नज़र आती है। पासिंग वाली गेम थोड़ा सा कम खेलते हैं, जिस तरह का कंपैरिजन अर्जेंटीना के करें, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये टफ टाइम दे पाएंगे? सबसे पहले तो अर्जेंटीना का क्वालिफाई करना इन अ ग्रुप जिसके अंदर फ्रांस था, डेनमार्क था, ऑस्ट्रेलिया का करना क्वालिफाई जिसके अंदर फ्रांस था और डेनमार्क था, और एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी उनके लिए शाइन बात है कि उन्होंने किया। जिस तरह का उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वाज अ मिसनॉमर, इस या मतलब आउटलायर था इनके ग्रुप के अंदर, जिसके साथ वो डोमिनेट हुए। उसके बाद वो डोमिनेट नहीं हुए किसी टीम से। दे हैड अ वेरी गुड रेजोल्यूट डिफेंस। उन्होंने अपना जो डिफेंसिव टेक्टिकली डिफेंसिव उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, एंड जब भी उनको फिर चांस मिला, उनको एक ही चांस चाहिए था, उन्होंने एक ही चांस मिला, उन्होंने उसके ऊपर कन्वर्ट किया। तो ट्यूनीजिया के खिलाफ भी ट्यूनीजिया वाज परफॉर्मिंग वेल इन दैट मैच। उन्होंने चांसेस ज़्यादा बनाए ऑस्ट्रेलिया से, बट डिफेंसिवली वो बड़े रेजोल्यूट रहे, बड़े रेजिलिएंट रहे, कॉम्पैक्ट नजर आए, एंड दे वर एबल टू ब्रेक, और उनको वो एक ड्यूक ने जो है वो गोल किया था। द सेम केस विद डेनमार्क, जब उन्होंने पहले हाफ के अंदर गोल कर लिया तो फिर दे डिड नॉट लेट डेनमार्क इन एट ऑल। सेकेंड हाफ के अंदर डेनमार्क बिल्कुल नहीं खेल सका, बिकॉज जो भी वो चांस ट्राई करते थे वो एट दी एंड, वो जिस तरह आप बात कर रहे थे कि पेनल्टी एरिया से बाहर से ही जो है वो शॉट्स मारने पे मजबूर हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही इस मैच के अंदर वो देखें, उनके पास वो टेक्टिकली उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है जिस तरीके के अर्जेंटीना के पास हैं या फ्रांस के पास है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ देयर गेम। दे आर गोइंग टू ट्राई टू हैव अ कॉम्पैक्ट डिफेंस, जो उनका भी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। वो उनका ट्राई करेंगे कि वो जितना भी प्रेशर सस्टेन कर सकें उतना करें, और उसके बाद वो काउंटर करने की कोशिश करेंगे। एंड देखें कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक अर्जेंटीना जो है वो इसको, मतलब आप दोनों का ये कहना है कि अर्जेंटीना वुड बी द विनर। इस मैच में पहला गोल क्रूशियल होगा। अगर तो ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, दैट विल मेक दिस मैच वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और अगर अर्जेंटीना कर लिया फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन आपका दोनों का यही प्रेडिक्शन है कि अर्जेंटीना विल विन? जी, बज़ाहिर यही लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया हाफ टाइम तक रोक के रख ले या 90 मिनट्स तक क्रॉस कर जाए, एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाए, then that could be very interesting अगर पेनल्टीज तक या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। चलें वो फिर देखते हैं क्या होता है जी। आपने बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस सुने दोनों के। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।